बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम अहबाब को आज के इस सेशन में खुशामदीद कहा जाता है। जो हज़रात यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। और बिलखुसूस आज का ये जो सेशन है हमारा, ये बुनियादी तौर पर जो इस्लामिक इंश्योरेंस है, जिसे हम तकाफुल कहते हैं, उसके ऊपर ये लेक्चर है, आज का सेशन है। और आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो आईओफी शरिया स्टैंडर्ड है इस्लामिक इंश्योरेंस के ऊपर, उसको हम कवर करें, कंप्लीट स्टैंडर्ड को। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये कि जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, आईओफी शरिया स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड की अपनी एक लीगल लैंग्वेज होती है। और जब तक आप उस लीगल लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, रीड नहीं करते, तो आप उससे आशना नहीं हो पाते। क्योंकि वो बाज टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं कि वो लीगल जुबान में होती हैं। चूंकि जो इसके बनाने वाले हैं शरिया स्टैंडर्ड्स के, वो लोग हैं जो उलामा भी हैं और वकाला भी हैं और माहिरीन माइशत भी हैं। यानी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये शरिया स्टैंडर्ड्स को बनाया है। तो इसलिए असलन ये अरबी जुबान में थे, लेकिन बाद में फिर इनको कन्वर्ट किया गया उर्दू और इंग्लिश जुबान में। तो जिसकी वजह से फिर वो भी एक जुबान का जो मुंतकिल होना है, वो भी एक चैलेंज सामने होता है। इसलिए सबसे अहम है कि हम इस जुबान को समझें कि ये जुबान बुनियादी तौर पर किस लैंग्वेज और किस तरह से बैकग्राउंड क्या है इसका। और दूसरा ये कि एक हमारे पास ये था ऑप्शन कि हम स्लाइड्स इसकी बना लें, स्लाइड से पढ़ाएं। तो जब अगर हम स्लाइड्स पर चले जाएंगे तो आल्दो यही कॉपी करके हम वहां पे पेस्ट स्लाइड्स में कर लेंगे, ये लैंग्वेज वहां पर भी होगी। लेकिन मेरी अपनी ये एक राय थी कि हम बराह रास्त स्टैंडर्ड से ही पढ़ें और स्टैंडर्ड की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो कम्प्लेक्स लैंग्वेज है और लीगल लैंग्वेज है, तो बराह रास्त स्टैंडर्ड से ही पढ़ा जाए, ताकि उससे जो है वर्डिंग से और उन फ्रेजेस से, उन सेंटेंसेस से जो लैंग्वेज है स्टैंडर्ड की, वो एक जो कारी है, जो एक सामे है सुनने वाला, वो आशना हो सके इससे। तो हम अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड बयान किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड है उसका स्कोप क्या है। यानी कि स्कोप से मुराद है कि वो आपको ये बताते हैं कि स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी चीज शामिल है और कौन सी चीज शामिल नहीं है। लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस आती हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन आ जाती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, इसकी टाइप्स आ जाती हैं, इसकी शरिया फाउंडेशंस आ जाती हैं स्टैंडर्ड की। तो स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड में ये सारी चीजों को बयान किया जाता है। मेरा ये तरीकाकार होगा कि हम स्टैंडर्ड को स्टडी करेंगे, जिस तरह मतन को हम स्टडी किया जाता है, और फिर उसको हम स्टडी करने के बाद फिर उसके माना को, मफहूम को बयान करेंगे, और फिर उसके एग्जाम्पल्स को हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड बयान किया गया है, आप लोगों को नजर आ रहा है ये जो स्क्रीन है। This standard covers Islamic insurance in terms of its definition, Sharia status, characteristics, principles, basic elements, types, and how it differ from conventional insurance. में इस जुमले में उन्होंने ये बताया है कि जो स्टैंडर्ड है इस्लामिक इंश्योरेंस का, वो कवर कर रहा है किस चीज को, डेफिनेशन को। सबसे पहले इसकी तारीफ को बयान किया जाएगा, उसके बाद इसके शरिया स्टेटस को बयान किया जाएगा, यानी कि इसकी शरी हैसियत क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, फिर बेसिक एलिमेंट्स हैं या टाइप्स के अनासिर हैं, फिर टाइप्स हैं, अकसाम हैं। और फिर ये स्टैंडर्ड ये भी आपको बताएगा कि ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस से कैसे मुख्तलिफ है, यानी कि इस्लामिक इंश्योरेंस का फर्क क्या है कन्वेंशनल इंश्योरेंस के साथ। आप ये जानते हैं कि इस्लामिक इंश्योरेंस को ही हम क्या कहते हैं, तकाफुल भी कहते हैं। तो जब इस्लामिक इंश्योरेंस बोला जाए तो उससे मुराद बस तकाफुल ही होगा।
और जब कन्वेंशनल इंश्योरेंस बोला जाए तो उससे मुराद क्या होगा, वो जो रवायती इंश्योरेंस है हमारे यहाँ उसका तसव्वुर। These standards also sets out the controls to be observed by the Islamic financial institution offering products based on Islamic insurance. अब ये स्टैंडर्ड ये चीज को भी कवर करेगा कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामी मालियाती इदारे, वो ये जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं तो वो कैसे ऑफर कर रहे हैं और वो कैसे उन पर कंट्रोल को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, यानी उनके कवायद क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं जो इस्लामी मालियाती इदारे हैं। जैसे कि हमारा जो इंश्योरेंस है, इस्लामिक इंश्योरेंस है, इसको जो है वो SECP देखता है। कौन देखता है? SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक इदारा है जिसमें कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। पाकिस्तान का ये इदारा है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो कंट्रोल्स को भी ऑब्जर्व करता है। हाउएवर इट डज नॉट कवर सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स अरेंज बाय द स्टेट। लेकिन ये याद रहे, वो कह रहे हैं कि ये जो सोशल है इंश्योरेंस स्कीम्स उनको कवर नहीं करेगा। ये बात आप समझें कि जो सोशल इंश्योरेंस है उसको ये कवर स्टैंडर्ड नहीं करेगा। सोशल इंश्योरेंस कौन सी होती है? सोशल इंश्योरेंस से मुराद ये है कि जैसे स्टेट आपकी कोई पेंशन लगाती है, ठीक है, EOBI स्कीम्स होती हैं, एम्प्लॉयज की जो स्कीम होती हैं, ठीक है, वो सोशल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। तो जो सोशल इंश्योरेंस हैं स्टेट की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से, उनको ये कवर नहीं करेगा स्टैंडर्ड। सोशल इंश्योरेंस का माना मैंने आपको बयान किया। इससे मुराद ये है कि जैसे पेंशन नहीं होती, अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पेंशन लगा देते हैं, ठीक है। तो वो लिहाजा जब पेंशन लगाते हैं तो वो पेंशन के अपने जवाबित हैं, कवायद हैं, उनकी अपनी तफसीलात हैं, तो उनको ये स्टैंडर्ड कवर नहीं करता। तो पहले दर्जे में तो स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड में इस चीज को वाजे कर दिया गया है कि कौन सी चीज स्टैंडर्ड में शामिल है और कौन सी चीज स्टैंडर्ड के अंदर शामिल नहीं है। क्लियर है? आगे चलें। अब आप देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस इन कॉन्ट्रास्ट विद कन्वेंशनल इंश्योरेंस। और ये भी बता रहा है तारीफ के अंदर कि जो हमारे पास रवायती इंश्योरेंस है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस, उसके साथ इसका फर्क भी वाजे होगा इस हेडिंग के अंदर और इस पैराग्राफ के अंदर। इस्लामिक इंश्योरेंस is a process of agreement among a group of persons to handle the injuries resulting from specific risk to which all of them are vulnerable। अब वो कह रहे हैं कि जी इस्लामिक इंश्योरेंस जो है ये एक एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है। किसके दरमियान? अ ग्रुप ऑफ पर्संस, लोगों के दरमियान एक मुआहिदा है। टू हैंडल द इंजरीज, किसके इव्ज में, किस चीज को हैंडल करना है? इंजरीज को। यानी कोई भी लॉस हो जाता है, वो प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, वो कोई हेल्थ लॉस हो सकता है, यानी किसी भी किस्म की इंजरी किसी बंदे को आए, किसी इंसान को, तो उस लॉस को क्या किया जाएगा? हैंडल किया जाएगा। रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक रिस्क टू विच ऑल ऑफ देम आर वल्नरेबल। तो वो किसी को भी वो रिस्क जो है वो लाहिक हो सकता है। तो ये नहीं कि आप देखें, सबसे पहले कि हमारे पास एक, इसके सबसे पहले क्या आ रही है भैया? डेफिनेशन। क्या आ रही है? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में हमारे पास यहां पे कह रहा है कि ये सबसे पहले तो एक ये एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट, मुआहिदा। क्या है भाई? मुआहिदा है, एग्रीमेंट है। अब ये एग्रीमेंट किन के दरमियान है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के दरमियान। उसमें लोग ही एक ग्रुप है, ABCD अफराद हैं। और मकसद क्या है? मसलन हम 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 लोग मिलकर एक पूल बनाते हैं, उसमें अपना पैसा देते हैं और वो कहते हैं कि भी हम में से अगर किसी को भी कोई लॉस हो गया ना, किसी को भी क्या हो गया, कोई लॉस हो गया, तो हम मिलकर एक बंदे की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है। So Islamic insurance is a process of agreement among a group of persons
to handle the injuries resulting from specific risk to which all of them are vulnerable. Clear है ये बात? A process thus initiated involves, अब ये जो प्रोसेस होगा इसमें वो कह रहा है कि इनिशिएटेड इन्वॉल्व होगा पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कि क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। कौन करेंगे? अफराद करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे एज ए डोनेशन, एंड लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस फंड that enjoys the status of a legal entity and has independent financial liability. अब ये बात समझिएगा, बड़ी काबिल हो रहा है, 2-3 इसमें बातें। अब वो पहली बात कर रहा है कि जनाब ये जो प्रोसेस है, हमने कहा कि ये क्या है भाई? एक एग्रीमेंट है। सबसे पहले तकाफुल का क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किन के दरमियान है? अफराद के दरमियान। ठीक है। अब वो कैसे चलेगा? अब आगे उसका प्रोसेस क्या होगा? उसका नज्म क्या होगा? उसका तरीका क्या होगा? वो कैसे चलेगा? तो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, पर्सन डी है, पर्सन ई है, पर्सन एफ है, ये अफराद हैं। अब ये क्या करेंगे? मिलकर क्या करेंगे भाई? कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे। और वो फंड होगा, और वो फंड कहां पे जा रहा है? पूल में जा रहा है, जिसको हम फंड पूल कहते हैं। ठीक है। तकाफुल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तकाफुल फंड कहते हैं। इस्लामिक इंश्योरेंस फंड कहते हैं। ये मुख्तलिफ उसकी क्या है? नाम। अब ये लीड करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस फंड दैट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ लीगल एंटिटी। अच्छा, अब इसकी ये जो अफराद होंगे सारे मिलकर, ये अफराद मिलकर और ये फंड, पूरा जो फंड की जो हैसियत इख्तियार करेंगे, इसको एक लीगल एंटिटी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? लीगल एंटिटी। अब इसका माना समझिएगा लीगल एंटिटी का। लीगल एंटिटी कहते हैं, यानी कि इसका उर्दू में तर्जुमा आप कहेंगे शख्स कानूनी। क्या? शख्स कानूनी। ठीक है, लीगल एंटिटी। अब लीगल एंटिटी से मुराद ये है कि वो जिस तरह एक बनते की कुछ लाइबिलिटीज होती हैं और कुछ उसके राइट्स होते हैं, होता है ना, इसी तरह अब ये जो आपका तकाफुल फंड बन गया है, इसको भी कुछ लीगल राइट्स हासिल होगी। कुछ इसकी लाइबिलिटीज बन गई हैं और कुछ इसके राइट्स बन गए हैं, यानी कुछ इसके हकूक हैं और कुछ इसकी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, यानी कुछ हकूक ये अदा करेगा दूसरों के और कुछ इसकी जिम्मेदारियां होंगी, जिन जिम्मेदारियों को ये अदा करेगा। तो ये वो बयान कर रहा है। अब आप जरा इस जुमले को दोबारा देखिएगा। वो कह रहा है कि अ प्रोसेस दैट इनिशिएटेड इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, के इस प्रोसेस के अंदर पेमेंट सब कर रहे हैं। पर्सन ए पेमेंट कर रहा है, पर्सन बी पेमेंट कर रहा है, पर्सन सी पेमेंट कर रहा है, पर्सन डी पेमेंट कर रहे हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। शुराका मिलकर पैसा दे रहे हैं। अब वो सारे शुराका मिलकर पैसा दे रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं एज ए डोनेशन। ये बड़ा अहम नुक्ता है। डोनेशन का माना यह है कि ये तबर्रो पर मबनी है मुआहिदा। ये याद रखिएगा, यहां से बहुत से फर्क वाकई होने हैं आगे चलकर इतलाकात में, कि ये जो मुआहिदा है इस्लामिक इंश्योरेंस का, वो डोनेशन है, वो अतिया है, वो तबर्रुआत हैं, वो तबर्रो है। ये कोई उस तरह से कमर्शियल मुआहिदा नहीं है। आप अपनी रजा से आए, अपनी कॉन्सेंट के साथ आए और आपने आकर कहा कि हम एक चैरिटी बेस्ड जो है वो पोल जनरेट कर रहे हैं। तो ये तबर्रो पर मबनी है मुआहिदा। किस पर मबनी है भाई? तबर्रो के ऊपर। ठीक है। एज डोनेशन एंड लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस फंड। तो ये भी क्या हो गया? ये कायम क्या हो गया? ये क्या कायम हो गया? ये पूरा जो पूल बन गया, इसको हम क्या कहेंगे? फंड। हाँ जी, क्या कहेंगे इसको? तकाफुल फंड। ठीक है, क्या कहेंगे? तकाफुल फंड, या इसको हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस फंड। ठीक है। और ये अफराद कौन है? ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, एंड सो ऑन। ये अफराद है। और ये जो दूसरी बात जो अब तक हमें वाज़ेह होनी चाहिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इसकी बुनियाद क्या है? अक़्द तबर्रुअ। ये याद रखिए, ये कौन सा अक़्द है? अक़्द तबर्रुअ, डोनेशन दी जा रही है। अच्छा जी, आगे चले।
and leads to the establishment of an insurance fund that enjoys the status of a legal entity and has independent financial liability. अच्छा, दूसरी बात जो एंड पे मैंने आपको पहले भी बयान की, तो ये सारा जो फंड बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? लीगल एंटिटी का। अब देखो, कोई एक बंदे के ऊपर तो नहीं, आप एक पर्सन एक खाली जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी चीज का, या सिर्फ उसी के राइट्स तो इससे वाबस्ता नहीं होंगे। ये मुख्तलिफ पूल में सारे अफराद जिम्मेदार होंगे और सारे अफराद ही के हकूक होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो पूरा पूल बन रहा है, तकाफुल फंड बन रहा है, इसको एक नाम दिया जा रहा है और वो नाम दिया जा रहा है लीगल एंटिटी का। ये जरा आपने और जो भी हमारे साथ हजरात मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है कि चूंकि हम थ्योरेटिकली तो अवेयर होते हैं, मगर उसका इतलाक कैसे हो रहा है इस्लामिक इंश्योरेंस का, तो कोशिश हम करेंगे आज के इस सेशन के अंदर कि जो इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ये नज्म कैसे चलाती हैं और कैसे इतलाक कैसे हो रहा है, उसके इतलाक पे समझिएगा। और जहां पर भी कोई सवाल आपके ज़हन में हो, हमारे साथ जो मौजूद हैं ऑनलाइन भी और जो आप भी, तो सवाल भी आप लाजम कीजिएगा। जहां पर भी आप समझें कि भी यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सारी चीजें कठिन हो जाएंगी। जी, लीगल एंटिटी का सर? हाँ जी, लीगल एंटिटी से मैं यही मुराद मैंने अर्ज किया कि इसका माना मैंने आपको उर्दू का बताया, शख्स कानूनी। देखिए, मैं एक शख्स हूं, मैं क्या हूं? एक शख्स हूं, तो मेरे कुछ हकूक भी हैं और मेरी कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, यानी कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं और कुछ मेरे क्या हैं? हकूक हैं। कुछ मैंने अदा करना है, कोई हक, और कोई मेरी जो है वो फराइज में आ जाएगा, वाजिबात में आ जाएगा। अच्छा, तो ये अगर मेरा हक मुझे कोई दिया नहीं जा रहा, तो मैं इस चीज का हक रखता हूं कि उसको आगे कहीं जाके कोर्ट में दायर करूं, अपना मामला किसी सतह पे जाके अपना केस लड़ूं। तो यहां पर भी जब मुख्तलिफ अफराद मिलकर एक फंड बना रहे हैं जिसको हम तकाफुल फंड कहेंगे, तो जब एक कंपनी भी इसमें ऐड हो जाएगी, तकाफुल फंड बन जाएगा, तो लोग इसके साथ वाबस्ता हो जाएंगे। उन लोगों के भी कुछ हकूक व फराइज होंगे ना। अब उन हकूक व फराइज में निजा भी वाकई हो सकता है, झगड़ा भी वाकई हो सकता है, तो उसको किस सतह पे जाके हल करना है, वो कोई ना कोई वहां पर कानूनी चाराजोई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस जो तकाफुल फंड है इसको एक लीगल एंटिटी भी कहा जा रहा है, ताकि अगर कोई किसी का कोई हक मारा जा रहा हो तो उसको फिर हक वापस दिलवाया जाए उस शख्सी कानून, उस कानून के तहत। यानी कि जो इनके हकूक होंगे वो इनको अदा किए जाएंगे। जिस तरह एक बंदा है, आप सारों ने मिलकर जो है वो पार्टिसिपेट किया ना ये तकाफुल फंड के अंदर, क्या किया है? तकाफुल फंड के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब एक बंदे को इंजरी हो जाती है, अब उसका हक है कि उसको हम क्या करें, उसको उसकी जो मुआवजा है उसको दिया जाए, पॉलिसी को कवर किया जाए। ठीक है, ये उसका क्या है? हक है। और अगर आप हर महीने, आपने कहा कि मैं हर महीने 10,000 दूंगा फंड में, तो हर महीने 10,000 देना अब ये आपके फर्ज है। ये क्या है? आप पे फर्ज है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं 10,000 दूंगा, आपने तबर्रुक का अक़द किया है। ठीक है, और ये तबर्रुक ऐसा है, ये इल्तिजामी तबर्रुक है। ये याद रखिएगा, तबर्रुक की दो किस्में होती हैं, एक तबर्रुक, एक खालिस तबर्रुक होता है, एक इल्तिजामी तबर्रुक होता है। ये वो तबर्रुक है कि जो आपने खुद अपने ऊपर अब इसका इल्तिजाम कर लिया, अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अब अगर आप ये हर महीने वो पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा भाई पेमेंट करें, आप कहेंगे सर भी मैं तो तबर्रुक पर किया है। किस पे किया है? तबर्रुक। मैं दूं या ना दूं? नहीं भाई, अब वो कैफियत नहीं रही। ये तबर्रुक वो है जिसका इल्तिजाम तुमने खुद कर लिया, लिहाजा तुम हर महीने आप 10,000 दोगे, वरना फिर जो भी नुकसानात हैं वो तुम्हें उठाना पड़ेंगे। तो इसलिए ये वो तबर्रुक नहीं है खाली कि सिर्फ एक कोई डोनेशन, आप किसी को गिफ्ट कर दें, कोई चीज डोनेशन कर दी आपने, कोई हदिया दे दिया किसी को। ये तबर्रुक वो है जो आपने अपने हर महीने अपने ऊपर इसका इल्तिजाम कर लिया है, इसको लाजिम कर दिया है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस। लीगल एंटिटी वाला। अब आगे चलें, तो यहां तक हम जो खुलासा मैं सारी चीज गुफ्तगू का वो ये अर्ज कर देता हूं कि हमारे पास एक तकाफुल फंड है जिसको हम इंश्योरेंस फंड कहते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ अफराद हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं। वो क्या करते हैं? वो पैसा देते हैं, हर महीने कोई इंस्टॉलमेंट देते हैं 5,000। ठीक है, और ये जो अक्द की हैसियत है, जो ये अक्द की शरई हैसियत है, ये अक्द तबर्रुक की है।
और इल्तजामी तबर्रुकी, कौन से तबर्रुकी है? इल्तजामी तबर्रुकी है, ठीक है, या आम तबर्रुक से फर्क वाकई हो जाएगा इसका। सर, जी ये जो लीगल एंटिटी है, जी ये कानूनी तौर पर अभी वेलफेयर वाले मामला में भी इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ से ये बिजनेस के मामला में भी इस्तेमाल हो रहा है ये किताब। तो इसमें अब हम क्या कहेंगे कि ये किस नेचर की है इसकी? जी, आगे जब इसके हम प्रोसेस पे जाएंगे तो वहां पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अच्छा सवाल है। चूंकि अभी हम इसकी बुनियादें पढ़ने हैं, इसकी तारीफात को देखने, आगे इसका जब प्रैक्टिकली आएगा ना कि इसको हम इसका जो बिजनेस किया जा रहा है वो किन बुनियादों पे किया जा रहा है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब आगे चलें। द रिसोर्सेज ऑफ दिस फंड आर यूज टू इंडेमनिफाई एंड पार्टिसिपेंट हु encounters injury subject to a specific set of rules and a given process of documentation। अब वो कहते हैं कि जी आपके पास फंड आ गया, क्या आ गया भाई? फंड आ गया। अब ये जो फंड है, इस फंड को अब क्या करेंगे, ये लफ्ज है यहां पे, द फंड द रिसोर्सेज ऑफ दिस फंड आर यूज टू इंडेमनिफाई एनी पार्टिसिपेंट हु एनकाउंटर्स इंजरी। अगर कोई शुराका में से कोई शरीक इंजरी उसको हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उसको कोई हेल्थ इशू वाकई हो जाता है, उसको कोई और मसला वाकई हो जाता है, तो उस मसले को एड्रेस करने के लिए ये फंड को कैसे किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा, वहां से अमाउंट जो है वो दी जाएगी, सब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एंड अ गिवन प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और उसके अंदर वो ऐसा होगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रोसेस जो है वो उसका जो है वो ऐसे ही कोई हो जाएगा, बल्कि उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, उसके गिवन रूल्स के मुताबिक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप फंड में से जो है पैसे आप लगा रहे हैं, पैसे, वो पैसे अब आप कब लगाएंगे? जब किसी बंदे को इंजरी हो। इंजरी से मुराद है हेल्थ इशू हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अच्छा, ये इंडेमनिफाई का मतलब ये है कि आप उसकी भी भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे। ये लफ्ज पे भी गौर कीजिएगा ना, ये स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको ये इसकी रीडिंग करवा रहा हूं, वरना ये है कि बंदा जुबानी में भी इसको बयान कर दे, लेकिन वो जो अल्फाज है ना उन पे भी आपने गौर करना है, ताकि मैंने पहले जैसे शुरू में अर्ज किया कि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, इनकी जुबान जो है ना वो बड़ी एक पेचीदा सी है और कानूनी जुबान है, तो उससे आशनाई भी, उन अल्फाज से, उस जुबान से, उस उसलूब से आपको आशनाई होना भी क्या है, जरूरी है। सो इंडेमनिफाई एनी पार्टिसिपेंट हु encounters injury subject to a specific set of rules and a given process of documentation. The fund is managed by either a selected group of policy holders। अब ये अगली बात समझिएगा, ये जो फंड है इंश्योरेंस फंड, इसको मैनेज किया जाएगा दो तरह से। ये जो पर्सन है ए बी सी, ये खुद मैनेज कर रहे हैं। नंबर वन, क्या कर रहे हैं भाई? अफराद है ना, ए बी सी डी एफ, 10 अफराद, ये 10 अफराद खुद क्या कर लें, मैनेज कर लें, ठीक है। नंबर वन, इसके ऑपरेशंस को, द फंड इज मैनेज बाय आइदर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। इनको हम क्या कहेंगे, एबीसीडी को पॉलिसी होल्डर्स। अब भाई आपके जहन में बात आ रही है, कोई नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मैं बंद करता हूँ सारी चीजें। आपके जहन में आ रही बात? अब फंड आ गया ना, अब फंड को मैनेज करना है, तो मैनेज, वो विल मैनेज द फंड, वो विल मैनेज द फंड। कैसे मैनेज? नंबर वन, मैनेज या तो करेगा एबीसीडी। एबीसीडी कौन है? शुराका, पॉलिसी होल्डर्स, पार्टिसिपेंट्स, नाम सुन लो, शुराका यानी कि पार्टिसिपेंट्स, पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करें, वो खुद मैनेज कर लेंगे। नंबर वन। नंबर टू, अब आगे, या ये देखिएगा, और या a joint stock company that manages the insurance operations and invests the assets of the fund against a specific fee। वो कहते हैं कि या फिर कोई एक कंपनी इसमें आ जाए, ऐड हो जाए, क्या हो जाए, एक कंपनी ऐड हो जाए। नंबर टू कौन आ जाए भाई? कंपनी आ जाए, और वो कंपनी का लाइसेंस हो, बाकायदा वो लाइसेंस याफ्ता कंपनी हो, उसके पास लाइसेंस हो इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस फंड को कैसे टैकल किया जाएगा? कितने तरीके हैं? दो। या तो अफराद, पार्टिसिपेंट्स, शेयर होल्डर्स, वो मिलकर, सॉरी पॉलिसी होल्डर्स, वो मिलकर जो है वो खुद चला लें, या फिर कंपनी जो है कोई आ जाए, बाहर से कंपनी आ जाए, ठीक है,
जिसके पास इंश्योरेंस का क्या हो, लाइसेंस हो, और वो आके इसको करे, मैनेज करे। यहां तक बात क्लियर है? ये फंड, पहली वो बात थी जनाब, मुआहिदा क्या है ना, तबर्रो पर जी, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं 3 घंटे खड़ा रहूंगा। मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक, ठीक है जी। पहला क्या था, तबर्रो पर मबनी है, और ये मुआहिदा तबर्रो पर मबनी है। और दूसरी चीज, ये तकाफुल फंड बन रहा है, मगर तकाफुल फंड को प्रोसेस आगे करना है तो वो कौन करेंगे? या तो वो खुद ही कर ले भाई, ऑपरेट करना है ना, या अफराद मिलके खुद ही क्या कर लें, ऑपरेट कर लें, या क्या हो कि बाहर से, खारिज से एबीसी कंपनी आ जाए और वो कंपनी आके कर ले। अब यहां तक पहुंच गए, अब आगे चलें, ये ऊपर करेंगे। अच्छा, ये लफ्ज यहां पे लिखा हुआ है, ये जरा देखिएगा 1 मिनट। मैंने कहा और जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट मैनेज द इंश्योरेंस ऑपरेशंस एंड इन्वेस्ट द एसेट ऑफ द फंड। ये लफ्ज, दो यहां पे लफ्ज हैं, इनको जरा सुन लीजिए। एंड इन्वेस्ट द एसेट्स ऑफ द फंड। तो हमारे पास ये जो इंश्योरेंस फंड होगा, इसको आगे इन्वेस्ट करना है ना, तो कंपनी क्या करेगी, इसको आगे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। लेकिन वो भाई कंपनी कोई फीस बिल तो ये काम नहीं करेगी। आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक फी, तो इसके बदले कोई वो पैसा देती कंपनी। या तो खुद ही मिलकर कर लो, 10 अफराद हैं, शुराका, पॉलिसी होल्डर्स, वो खुद कर ले, या फिर कौन कर ले भाई, कंपनी कर ले। यहां तक पहुंच गए, क्लियर है? आगे देखिए। एज फॉर कन्वेंशनल इंश्योरेंस, इट इज अ मुआवजा म्यूचुअल compensation contract that seeks to make profit out of the insurance operation itself. अब वो कह रहा है कि जनाब, आपने हमने स्कोप में बयान किया था ना कि हम इसके अंदर कन्वेंशनल इंश्योरेंस का बताएंगे ये उससे कैसे मुख्तलिफ है। अब वो कह रहे हैं कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, ये देखिएगा। एज फॉर कन्वेंशनल इंश्योरेंस, इट इज अ मुआवजा। मुआवजा मतलब क्या होता है? हाँ जी, शाबाश। मुआवजा यानी कि तिजारती अक्द। कौन सा अक्द? तिजारती अक्द। कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जो मुआहिदा है, जो अक्द है, उसकी शरई हैसियत, उसकी बुनियाद में तिजारती अक्द है। कौन सा अक्द है? तिजारती। जबकि इस्लामिक इंश्योरेंस में अक्द तबर्रो है। तो अच्छा जी, इससे क्या फर्क वाक़ई हुआ है? भाईजान बैठ जाओ ना, बैठ। अब इससे क्या फर्क वाक़ई हुआ? इससे क्या फर्क वाक़ई हुआ? कन्वेंशनल इंश्योरेंस में अक्दे तिजारत है, तिजारती अक्द है। तो भी क्या फर्क वाक़ई हुआ? क्या फर्क वाक़ई हुआ? इससे यह फर्क वाक़ई हो रहा है कि जो इस्लामिक इंश्योरेंस है उसका कतई मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, कतई मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। जबकि जो ये है कन्वेंशनल इंश्योरेंस, इसका कतई मकसद क्या है? मनफियत, मुनाफा है। इसलिए यहां पे ये लफ्ज है, एज फॉर कन्वेंशनल इंश्योरेंस इट इज अ मुआवजा म्यूचुअल कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट। कन्वेंशनल इंश्योरेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई? म्यूचुअल कंपनसेशन। अच्छा, दैट सीक्स टू मेक प्रॉफिट। मतलब क्या है उसका? प्रॉफिट बनाना भाई उसके तो बुनियादी मकसद में ही है कि प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है, ये उसका बुनियादी मकसद है। क्या है उसका बुनियादी मकसद? प्रॉफिट। प्रॉफिट। और ये जो इस्लामिक इंश्योरेंस है, इसका बुनियादी मकसद फलाह, सोशल वेलफेयर, फलाह, डोनेशन। तो ये फर्क वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे इतलाकात में फर्क वाक़ई होना है। एज फॉर कन्वेंशनल इंश्योरेंस, इट इज अ मुआवजा म्यूचुअल कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट दैट सीक्स टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस ऑपरेशन इटसेल्फ। कि जो इंश्योरेंस के ऑपरेशन होंगे वहां से उन्होंने क्या कमाना है भाई? प्रॉफिट कमाना है। एंड हेंस इज सब्जेक्ट टू शरिया रूलिंग ऑन फाइनेंशियल डीलिंग्स दैट इन्वॉल्व गरर। और फिर इस पर मजीद ये कि शरीयत में भी जब अगर हम शरीय एतबार से देखेंगे कन्वेंशन इंश्योरेंस को, तो वो क्या होगा, उसमें क्या आ जाता है? गरर आ जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। एक मसला रिबा का, दूसरा रिबा से मुराद इंटरेस्ट, और गरर से मुराद उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, और तीसरा है गैम्बलिंग। ठीक है, अब इसकी वजाहत आपने पढ़ी हुई होगी कि वो इसमें कैसे ये चीजें आती हैं, मुश्तरक में वो लंबी एक बहस है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली कन्वेंशनल इंश्योरेंस इज बैन्ड बाय दी शरीयत। तो शरीयत में ये नाजायज है और क्या है? हराम है। तो भाई यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। तो ये अब तक जो अहम नुक्ता आपके सामने आया, वो ये नुक्ता आपके सामने आया कि जो
अक़दे जो इस्लामिक इंश्योरेंस है ये अक़दे तबर्रो है, और जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है ये अक़दे मुआवजा है। नंबर 1। अच्छा, इससे इससे क्या फर्क वाकई हो रहा है जब हम ये कह रहे हैं, तो इससे फर्क क्या वाकई हो रहा है? तो कह रहे हैं कि इससे फर्क ये वाकई हो रहा है कि अक़दे तबर्रो का मकसद फलाह है, यानी इस्लामिक इंश्योरेंस का मकसद क्या है? फलाह है, और जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है इसका मकसद क्या है? प्रॉफिट है। ओके, एक बात। दूसरी बात हमारे पास जो सामने अभी तक आई बड़ी अहम, अब ये जो तकाफुल फंड है जो पीछे हमने कहा कि इसको ऑपरेट करना है, क्या करना है भाई? ऑपरेट करना। वो ऑपरेट उसने कहा आईओपी शरियत स्टैंडर्ड ने, या तो वो जो अफराद जो शुरका हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो खुद मिलकर ऑपरेट कर लें, या कोई खारिज से एक कंपनी आ जाए एबीसी, वो कंपनी आके जो है वो क्या कर ले? ऑपरेट कर ले। अब वो कंपनी जो करेगी वो किसी फीस के यूज करे। ये बात अब तक हमने बयान की, ये बात वाज़ेह है आपको? यहां तक होगा। अब आप आ जाए नंबर 3, इसका जो है स्टेटस ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू फिक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। अब ये तो हमने इसकी बुनियाद पढ़ी ना भाई, अब इसका स्टेटस इस्लामिक इंश्योरेंस का फिक के अंदर क्या स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है हमारे पास? अब स्टेटस को देखने के लिए इस्लामिक इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द कमिटमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू मेक डोनेशंस फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ये जुमला गौर करें इस तरफ। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक इंश्योरेंस बेस कर रही है किसके ऊपर भाई? कमिटमेंट के ऊपर। भाई 10 अफराद थे, उन्होंने कमिटमेंट किया। क्या कमिटमेंट की? कि भाई हम हर महीने 5,000 देंगे, हर महीने 5,000 देंगे। और किस हैसियत में देंगे? डोनेशन, तबर्रो होगी, अतिया होगा। किस लिए देंगे? फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, ताकि हम 10 में से अगर किसी एक को कोई नुकसान वाकई हो जाए तो उसकी तलाफी हो जाए, उसकी क्या हो? तलाफी। द पार्टिसिपेंट्स शुराका देयरफॉर प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। अब वो अपने ग्रुप को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, जो वो हर महीने 5,000 दे रहे हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द इंश्योरेंस फंड। तो इससे बन क्या रहा है? कॉन्स्टिट्यूट बन क्या रहा है? इंश्योरेंस फंड बन रहा है। हर महीने 5,000 दे रहे हैं, तो वो हर महीने एक कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी कि बन रहा है। क्या बन रहा है? इंश्योरेंस फंड बन रहा है। एंड असाइन द मैनेजमेंट ऑफ दैट फंड टू अ कमेटी ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। वो ही बात पीछे। अब वो फंड बन गया। क्या बन गया भाई? तकाफुल फंड। तकाफुल फंड बन गया। अब वो कह रहे हैं कि इस फंड को या तो वो खुद चला लें, ABCD शुराका पॉलिसी होल्डर खुद। ये देखिए वही बात जो पहले मैंने बयान की। असाइन द मैनेजमेंट ऑफ दैट फंड टू कमेटी ऑफ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर की कमेटी बन जाए, और या टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या कोई ABC कंपनी आ जाए। क्या आ जाए भी? कोई कंपनी आ जाए, वो कर ले आके। दैट पोजेस द लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग इंश्योरेंस बिजनेस। मगर उस कंपनी के पास इंश्योरेंस के कारोबार का लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर यहां तक? यस। आगे देखिए। इन दी लेटर केस, वो कह रहे हैं कंपनी के केस में, यानी कि जो अभी जिक्र हुआ मौखर जिक्र, लेटर केस, द कंपनी एज्यूम्स दिस जॉब ऑन द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेटेड वकाला एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर एक अकद आ गए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कंपनी आई, कौन आई भाई? कंपनी। ये कंपनी क्या लेगी? मैंने पहले आपको क्या लेगी? फीस लेगी। मगर वो फीस किस हैसियत में लेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अक़दे वकाला। क्या? अक़दे वकाला। बात समझ रहे? कंपनी क्या? अक़दे वकाला। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इन एडिशन टू मैनेजिंग द इंश्योरेंस ऑपरेशंस, the committee of policy holders or the company also assumes the responsibility of investing the assets of the fund through मुदारबा और इन्वेस्टमेंट एजेंसी। अब वो कह रहा है कि मजीद बरा कि जब या दो सूरतें हैं ना, उस फंड को ऑपरेट करने की कितनी सूरतें मैंने बयान की? दो। या पॉलिसी होल्डर खुद या कंपनी। अब दोनों में से कोई भी करे, तो अब आगे उस फंड को क्या करना है? इस्तेमाल करना है ना। अब उसका इस्तेमाल किए आगे तरीके आए। ठीक है, तो उसने अभी यहां पे सिर्फ बताए हैं, आगे चल के उसको वो एक्सप्लोर करेगा। वो कह रहा है कि जी थ्रू मुदारबा भी हो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट एजेंसी भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट एजेंसी। अब ये दो लफ्ज हैं, इनको मैं आगे जाकर बयान करूंगा ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये फिर आगे नज्म चलेगा कैसे। यहां तक
जो चीज वाज़ेह हुई वो ये कि हमारे पास तकाफुल फंड आ गया। उस तकाफुल फंड को दो चला सकते हैं, एक पॉलिसी होल्डर्स चला सकते हैं या चला सकती है कंपनी। लेकिन जब कंपनी चलाएगी तो कंपनी का फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो अक़दे वकाला, क्या होगा भाई, अक़दे वकाला। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर जो पार्टिसिपेंट्स जी। जो सब पार्टिसिपेंट्स है वो भी एजेंसी फीस ले सकते हैं कोई? नहीं, पार्टिसिपेंट्स एजेंसी फी नहीं ले सकते। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो तो उनका अपना फंड है ना। उन्हीं में से कोई एक बोले मैं फंड को मैनेज करता हूँ, नहीं। एजेंसी फीस ले ले। वो जो होंगे ना अफराद मिलकर जो चला रहे होंगे, अफराद जो मिलकर, जैसे 10 अफराद हैं, 20 अफराद हैं, वो खुद ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है, वो कोई फीस वहां पर चार्ज नहीं करते, ठीक है, वो खुद मैं ऑपरेट उसको कर रहे होंगे। अच्छा जी, आगे चले 3/1। अब यहां से वो जो आपके जहन में अभी बात आ रही होगी ना कि जी ये फिर आगे नज्म कैसे चलेगा, अब जरा इसमें गौर कीजिएगा। द मैनेजिंग कंपनी is entitled to its own capital and returns on capital। अब बिल फर्ज के इस तकाफुल फंड को मैनेज कर रही है कंपनी। कौन कर रही है? कंपनी कर रही है, ये मैनेज कर रही है। अब द मैनेजिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू इट्स ओन कैपिटल एंड रिटर्न्स ऑन कैपिटल, द एजेंसी फीस। अब कंपनी के पास अपना कैपिटल भी होगा। नंबर 1, कंपनी के पास अपना कैपिटल होगा या नहीं होगा? अपना भी तो उसकी होगी हैसियत, अपना कैपिटल भी होगा, टू इट्स ओन कैपिटल एंड रिटर्न्स ऑन कैपिटल। और वो जो कैपिटल है उसके ऊपर रिटर्न्स का मतलब ये है कि वो कैपिटल के ऊपर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ होगा और उस इन्वेस्ट से प्रॉफिट आ रहा होगा, तो वो प्रॉफिट भी उसके पास होगा, यानी कि रिटर्न्स, ठीक है। नंबर 2, द एजेंसी फीस। इसके बाद तीसरी चीज और कंपनी के पास आ रही है, वो क्या है? फीस। कि ये इसको मैनेज कर रही है तकाफुल फंड को, तो फीस भी कहां? कंपनी के पास जा रही है। तो कंपनी की अपनी अब कितनी चीजें बन गई यहाँ पे? 3 चीजें। एंड इट्स स्पेसिफिक शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द इन्वेस्टिंग द इंश्योरेंस एसेट थ्रू मुदारबा। या ये आगे चलकर मजीद वाज़ेह हो गया, ये नुकता जो चौथा भी बयान हो रहा है, वो चीज भी कंपनी की अपनी होगी कि कंपनी जो है उस में फंड में इन्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? मुदारबा। इसको मैं यही भी बयान कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब देखें, ये तकाफुल फंड है। ये क्या है? तकाफुल फंड। अब इस तकाफुल फंड में कंपनी ने कहा, कंपनी के पास जो है ना वो ये पैसा पड़ा हुआ है, तकाफुल फंड में क्या पड़ा हुआ है? पैसा है, ये फंड पड़ा हुआ है। अब कंपनी आई, कंपनी की हैसियत क्या है? मुदारिब की। और पैसा किनका है? पॉलिसी होल्डर्स का। और वो क्या बन गए? रबुल माल। ओके, अब यहां से क्या होगा? जनरेट मुनाफा, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कहां जाएगा? रबुल माल को भी मिलेगा और मुदारिब को। रबुल माल से मुराद पॉलिसी होल्डर, तो वो प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा? तकाफुल फंड में। प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा? तकाफुल फंड में। और मुदारिब का प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कंपनी के पास। कंपनी के पास। ये वो लफ्ज है वो जो बयान कर रहे हैं। और अगर इकराम लॉस हो गया, खाली शुराका पेयर करेंगे, कंपनी नहीं करेगी। कंपनी नहीं करेगी, इल्ला ये कि उसकी नेग्लिजेंस ना हो। अब ये यहां पे देखो, एंड इट्स स्पेसिफिक शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग द इंश्योरेंस एसेट थ्रू मुदारबा। उसने कैसे कमाया भाई? ये हम आप नहीं समझ पा रहे बात को, नहीं पहुंचा पा रहा, शेयर नहीं पहुंचा पा रहा। ABC कंपनी है, क्या? ABC। हम बता रहे हैं कि उसका अपना कैपिटल है। नंबर 2 उसके अपने क्या है? रिटर्न्स है। और नंबर 3 अपनी उसकी क्या है? फीस है, जो उसकी वो फीस दे दी। यानी ये सेपरेट अकाउंट है ना कंपनी का। ये अकाउंट क्या है? सेपरेट। और चौथा, वो प्रॉफिट भी आ रहा है। अगर वो कंपनी एज ए मुदारिब काम करे तो उसके पास क्या आ रहा है? प्रॉफिट भी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? प्रॉफिट। अब 5वीं एक और चीज आ रही है, 5वीं एक और चीज आ रही है, और वो क्या है? और या इन्वेस्टमेंट एजेंसी। इसको हम कहते हैं वकालतुल इस्तिस्मार। क्या कहते हैं? वकालतुल इस्तिस्मार। सम से फ्रूट, फल, ठीक है, इसका मतलब। अच्छा, अब ये कैसे? मैंने आपको कहा कि ये जो फंड है इसको ऑपरेट करेगी कंपनी या तो मुदारबा के जरिए से। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बना था भाई? कंपनी के फंड को ऑपरेट किया जा रहा है या तो मुदारबा के जरिए से। नंबर 1। एक और तरीका भी है वकालतुल इस्तिस्मार। वो क्या? वो ये कि कंपनी कहे कि भाई मैं आपके फंड को आगे इन्वेस्ट करूंगा, मगर मुझे उस इन्वेस्टमेंट करने की क्या दे दो? फीस दे दो। क्या दे दो? फीस दे दो। वो फीस आ गई।
क्या आ जाएगी? फीस फीस। ये नुकता नहीं मैं समझा पा रहा। नहीं, वो और चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, बताता हूं। वो है पहला अक्द, ये वाला जो ऊपर हम करके आए पीछे, कि वो अक्द ये है कि जो फीस वो ले रहा है वकाला की, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जी मैं मैनेज करूंगा, आई विल मैनेज योर कंपनी। कंपनी को सॉरी, कंपनी कह रही है कि मैं आपके फंड को क्या करूंगी? मैनेज करूंगी। क्या करूंगी भाई? मैनेज। ये नुकता समझो भाई, एग्जाम बहुत अहम नुकता है, बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। दो फीस हैं, एक फीस है एबीसी कंपनी है, उसने कहा मैं आपके तकाफुल फंड को क्या करूंगी? मैनेज करूंगी। क्या करूंगी? मैनेज करूंगी। तो मैनेजमेंट की फीस ले रही है, नंबर वन। अब फंड पड़ा हुआ है, हसाम, फंड पड़ा हुआ है, उस फंड को आगे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। वो दो तरीकों से इन्वेस्ट करना है कंपनी ने। अब कंपनी ने कहा मैं करती हूँ, कंपनी ने कहा अब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ। पहले तो हो गया ना, वकाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैनेजमेंट का, उसकी फीस अलग आ गई कंपनी के पास। अब कंपनी ने कहा कि मैं क्या करता हूं, आपका जो फंड है इसको क्या करूंगा भाई? इन्वेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? अब इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके? दो तरीके। नंबर वन, वो कंपनी बन जाए मुदारिब, जो शुरका है वो बन जाए रबुल माल, चूंकि वो रबुल माल उनका पैसा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन गया? मुदारबा का। तो मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो लिहाजा कंपनी जो है अब वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। एक तरीका इन्वेस्टमेंट का, एक तरीका, दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट का। कंपनी कहे कि मैं, मुझसे मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट न करो, मैं खाली आपकी जो फीस है, जो खाली आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट पड़ी हुई है, आगे इसको इन्वेस्टमेंट करता हूं कहीं, मगर उसके बदले तुम मुझे कोई फीस दे दो। क्या दे दो भाई? फीस दे दो। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके लिए भाई? इन्वेस्टमेंट के लिए। इट इज कॉल्ड वकालतुल इस्तिस्मार, इसकी फीस है ये। अब ये सारी 1 2 3 4 5, ये पांचों किसके पास है? सारा कंपनी का। और ये अलहदा पड़ा होना चाहिए तकाफुल फंड से, मिक्स नहीं करना। क्या पढ़ाना चाहिए? अलग, क्योंकि ये किसकी मिल्कियत है? सारा पैसा कंपनी की है। ये सारा पैसा किसकी मिल्कियत है? कंपनी का है। और ये जो तकाफुल फंड वाला पैसा है, ये क्या पड़ा हुआ है? अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा नहीं कर सकते? नहीं बेटा, मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट दो अलग तरीके हैं, दो अलग चीजें हैं। ये हमारा जनाब कमरा है, इसको आप मैनेज कर रहे हैं। आप ये पंखा चला रहे हो, एसी चला रहे हो, कैमरा चला रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? मैनेज कर रहे हो। इस मैनेजमेंट की फीस जो है ना वो एडमन को दी जा रही है, एडमन को दी जा रही है। एडमन डिफॉल्टर भी हो जाता है बीच, इसलिए फिर दी भी नहीं जाती बात। तो फीस क्या हो जा रही? दी जा रही है, नंबर एक। नंबर टू ये है कि ये एडमन जो है, एडमन क्या करते हैं, इसी को जो है ना वो कोई चीज उठा के एसेट को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। इनको मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा एसेट है, ये एसेट है, मोबाइल है, ये इसको भी क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो। अब ये इन्वेस्टमेंट की फीस लेंगे मुझसे। ये क्या, या तो दो तरीके होंगे ना इसको इन्वेस्ट करने के। लैपटॉप है, लैपटॉप के इन्वेस्ट करने के कितने तरीके होंगे? दो। एक तो ये कि ये मुदारिब बन जाए और मैं रब्बुल माल हूं। क्या बन जाए? मुदारिब। ये मुदारिब बन जाएंगे और मैं क्या हूँ? रब्बुल माल। ये आगे इसको जाके कहीं बेचेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, वहां पैसा क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा ये कहेंगे जी हम मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, मैं उससे फीस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? फीस। अब ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मगर उस इन्वेस्टमेंट से क्या ले रहे हैं? फीस ले रहे हैं। चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की क्या ले रहे हैं? फीस ले रहे हैं। अब ये जो बात है आपको कि ये कंपनी का अकाउंट है, किसका अकाउंट है भाई? कंपनी का। और ये कंपनी कैपिटल उसका अपना है, रिटर्न्स उसके अपने हैं, फी, प्रॉफिट फी, ये सारी चीजें। ये वाज़ेह हो गई आपको? हाँ। सर अगर इन्वेस्टमेंट में उससे प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है, तो अभी सिर्फ रब्बुल माल ही करेगा इससे भी? जी, मैं वो पहले जैसे अर्ज कर चुका ना, दो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ना। ठीक है, अगर तो मुदारबा में हम जाते हैं, किस में जाते हैं? मुदारबा। पहला सिनेरियो वन मुदारबा। नाउ द कंपनी इज मुदारिब, पार्टिसिपेंट्स आर दी रब्बुल माल। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो जाता है तो दोनों को जाएगा। यस सर। लॉस हो जाता है, रब्बुल माल का लॉस होगा, मुदारिब कहेगा जनाब मेरी तो कोई इसमें नेग्लिजेंस नहीं। अगर नेग्लिजेंस प्रूव हो जाए तो वो पे करेंगे। सिनेरियो वन। सिनेरियो टू, कंपनी कहती है कि जी हम मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, मैं आपके पैसे आके जाके क्या करता हूँ? इन्वेस्ट कर देता हूँ, आप मुझे उसकी फीस दे दी। दिस इज कॉल्ड वकालतुल इस्तिस्मार। क्लियर? कंपनी के साथ नेग्लिजेंस किस किस्म की हो सकती है? नेग्लिजेंस ये अब तकाफुल फंड है ना कंपनी के पास। क्या है? तकाफुल फंड है कंपनी के पास, उसको ऑपरेट किया जा रहा है ना। अब वो ऑपरेशन में
आगे आगे उसने जाके इन्वेस्ट करना था। मुमकिन है कि इन्वेस्टमेंट में उसने जो मुदारिब के जिम्मेदारी थी वहां पर नेग्लिजेंस शो की, बिलफर्ज उसने स्टडी नहीं किया, बिजनेस मॉडल को स्टडी नहीं किया, भाई लाहौर की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तुम्हें तो पता चल होना चाहिए था कि लाहौर की मार्केट मंदी जा रही है आजकल, तुमने यहाँ पे क्यों किया इन्वेस्ट? तुमने चावल में क्यों किया? ये चावल तो मंदा जा रहा है, तुमने गंदम में क्यों ना किया? गंदम तो रेट इसका हाई है, इसमें क्यों ना किया? यानी कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो कॉमन है, आपने उनको पेश नजर ही नहीं रखा, ठीक है, और आपने एक ऐसे ही उठकर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, डिसऑनेस्टी पाई जाए, डिसऑनेस्टी पाई जाए। कैसे, इसको कैसे प्रूव करोगे? दूसरे डिसऑनेस्टी, मुदारे की डिसऑनेस्टी को कैसे प्रूव करोगे? अब इससे पहले सवाल है कि ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। इससे पहले सवाल है कि ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी की डेफिनेशन ये है कि एक बंदा वो काम ऐसे करे कि अपनी पूरी जान उसमें लगा दे और अपनी पूरी सलाहियतों को वो बरूए कार ले आए, तो वो क्या है? ईमानदारी। उसके अंदर सलाहियत हो, काबिलियत हो, और वो काम वो उस तरह से ना करे, तो ये है डिसऑनेस्टी। ये क्या है? डिसऑनेस्ट। एक बंदा था, उसने कहा, वो ऑफिस में आप गए तो मैं ये काम कर सकता था, मेरे तो सलाहियत मैंने नहीं किया, तो ये डिसऑनेस्टी क्या है? डिसऑनेस्ट। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ रहे तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। वक्त है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वक्त के साथ डिसऑनेस्टी। तो मतलब ईमानदारी की तारीफ क्या है? ईमानदारी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ईमानदारी को बस आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि एक बंदा जो अपना पूरा इनपुट डाल सकता हो किसी मामले के अंदर, वो डाले, और अगर वो इनपुट नहीं कर सकता वो एक अलग बात है, माजूर है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई भाई? आगे चलो जी बेटा। ये नहीं नीचे बेटा, ये बताओ 3/2। हाँ सर जी, ये कंपनी जब फंड मैनेज करने की ऑलरेडी फीस ले रही है, तो दोबारा जब उसने कहा कि मैं आगे आगे इसको इन्वेस्ट कर दूंगी, जिससे आपने वकालत और इस्तिस्मार कहा, फिर इसकी दोबारा फीस क्यों हुई? ये पॉइंट पहले बयान किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वकाला फीस ले रही है कंपनी, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि भाई आई एम हियर टू मैनेज योर फंड। जी सर। सो मैंने अब मैनेज कर लिया। वही तो मिसाल दी थी कि ये कैमरा मैनेज कर रहा है, ये कर रहा है। मैनेजमेंट और चीज है, इन्वेस्टमेंट और चीज है। ओके, मैनेजमेंट और चीज है, इन्वेस्टमेंट और चीज है। मैनेजमेंट की फीस आपको अलग मिलेगी, इन्वेस्टमेंट की अलग मिलेगी, ठीक है। द पॉलिसी होल्डर्स फंड इज एंटाइटल्ड टू द कंट्रीब्यूशंस एंड द रिटर्न्स देयर ऑन। अब जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स वो इस बात के हक रखते हैं टू द कंट्रीब्यूशंस एंड द रिटर्न्स देयर ऑन, कि जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न्स आएगा वो उनको जाएगा। द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स रिलेटिंग टू द इंश्योरेंस बिजनेसेस and the insurance surplus. The fund bears all direct expenses pertaining to the management of the insurance operations. ये समझिएगा, अब ये बड़ा अहम है। ये जो 2 लाइन 3 लाइन मैंने ध्यान, बात आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये ना बड़ा टेक्निकल, थोड़ा सा इसका इतलाक, तो इसको जरा समझते हैं। अब अगली बात हो रही है, हमारे पास कौन है अब? पॉलिसी होल्डर्स। कौन है? पॉलिसी होल्डर्स। और ये हमारे पास क्या है? तकाफुल फंड, ठीक, यानी शुराका है। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। क्या किए? कंट्रीब्यूट किया। वो किए जनाब 5,000 पर है कंट्रीब्यूशन, आपने 5,000, ठीक है। और फिर आगे इसको, इस 5,000 को आगे क्या किया? कंपनी ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। तो उससे क्या मिल गया? प्रॉफिट, रिटर्न्स आ गए ना। तो वो भी आ गया 2,000, बेफर्ज मिसाल के तौर पर 2,000 आ गए। The provisions and reserves regulation schemes and the returns thereon. The provisions and the reserves. इसके अलावा 5,000 सब दे रहे हैं ना, तो सारे शुरका के मिलाकर कोई 50,000 रिजर्व भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? रिजर्व। Provisions and reserves relating to the insurance business and the insurance surplus. और इंश्योरेंस सरप्लस भी पड़ा हुआ है, वो भी 10,000 को पड़ा हुआ है। इंश्योरेंस सरप्लस क्या होता है? पहले ये बात समझिए। अब ये सारा पैसा किनका है? हाँ जी, पॉलिसी होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स वो हैं कंपनी वाले। ये कौन है? पॉलिसी होल्डर। 5,000 क्या है जी? किस्त है उनकी हर महीने की। उसके ऊपर आगे वो क्या कह रहे हैं? वो सारा पैसा कंपनी ने क्या किया? इन्वेस्ट।
कंपनी का तो वो प्रॉफिट मैंने आपको पहले बता दिया ना, वो तो चला गया ना। अब इनके पास भी आएगा या नहीं प्रॉफिट है, वो रिटर्न इधर भी आ गया 2000, और 50,000 सारा मिलके भी आ गया रिजर्व्स, ठीक है, और 10,000 सरप्लस भी पड़ा हुआ है। अब सरप्लस कैसे, सरप्लस किसे कहते हैं, वैसे इसका माना इजाफी रकम, सरप्लस किसे कहते हैं, इजाफी रकम। लेकिन यहां पे सरप्लस का माना ये कि बिलफर्ज पॉलिसी होल्डर्स में से ये सारा जो फंड है ना, कुल फंड ये बन रहा है 1 करोड़। कुल फंड कितना बन रहा है, 1 करोड़। 1 करोड़। अब किसी को इंजरी आ गई, क्लेम आ गया, क्या आ गया, क्लेम। तो उस क्लेम को आपने जो है ना वो 10% अदा कर दिए, 10 लाख चला गया, 10 लाख चला गया। 1 करोड़ कितना था, कुल फंड क्या था, 1 करोड़। तकाफुल फंड कितना था भी, 1 करोड़। और 10% जो है वो क्लेम चला गया, 10% क्या चला गया, 10 लाख क्लेम चला गया। उसके बाद आगे एक्सपेंसेस, क्या आगे, एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस भी वो आएंगे जो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। कौन से एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट। अब ये नुक्ता याद रख लीजिएगा, आगे चलकर भी काम आएगा। 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी बेयर्ड बाय तकाफुल फंड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तकाफुल फंड बियर करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी बियर करेगी। सवाल यह है कि अब इनडायरेक्ट कौन सा एक्सपेंसेस है और डायरेक्ट कौन सा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने कहा कंपनी बियर करेगी, एम्प्लॉयज की तनख्वाह कंपनी, बिल्स, ठीक है, क्लेम सही, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लेम डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हु विल बियर, पुलिस तकाफुल फंड। कहां से बियर होगा, तकाफुल फंड। ये जो 1 करोड़ कुल फंड कितना था, 1 करोड़। क्लेम कितने का आया, इंजरी 10 लाख की, 10 लाख कहां से जाएगा, तकाफुल फंड। फंड ठीक है, ये 10 लाख जो है ये डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी ने रखी, कंपनी मैनेज कौन कर रही है, कंपनी कर रही है ना। तो वो जो पहले कहते थे कंपनी फीस ले रही है, अब कंपनी तनख्वाह को मुनासिब फीस भी तो दे रही है ना। ठीक है, वो हमें लग रहा था ना भी 2 जगह से ले रही है, लग रहा था ना 2 जगह से ले रही है। तो भाई वो 2 जगह से ले रही है, तनख्वाह कौन दे रहा है उसको, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रही है, कंपनी बेयर कर रही है। दिस इज डिफरेंस। इस्लामिक इंश्योरेंस में ये हो रहा है, तकाफ वो जो है रवायती इंश्योरेंस है वहां पे ये नहीं हो रहा। रवायती इंश्योरेंस में क्या है कि वही जो है वो डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी सारा उसी पे बोझ डाला जा रहा है कंपनी पॉलिसी होल्डर के ऊपर। बात क्लियर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ expenses. The one is direct expenses, the second is indirect expenses. Indirect expenses will be beared by the company, like the employees pay, बिजली का बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और बाकी चीज। ठीक है, अच्छा, क्लेम्स, these are the direct expenses will be beared by the तकाफुल फंड। ठीक है, तकाफुल फंड से बियर होगा। अच्छा, वो जो फाइल को मेंटेन करना, क्लेम को मेंटेन करना, ठीक है, क्लेम, वो क्लेम जब होगा तो वो भी तकाफुल फंड से ही सारा जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपेंसेस कितने हो गए, 1 करोड़ कुल फंड था, 10% क्लेम हो गया, और एक्सपेंसेस भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपने जो है वो दे दिए। इसके अलावा अब कितना बच गया आपके पास, 90 लाख। तो ये 90 लाख ये क्या है, आपका सरप्लस है। अच्छा, ये जो टैक्स वगैरह होते हैं और ये सारा भी डायरेक्ट जो कॉस्ट होती है जो प्रॉफिट कर रही है, इस तरीके से वो होती है। तो देखिए, वो जो मैं कंपनी पे करेगी, वो क्यों कौन पे करेगी, कंपनी। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो कंपनी बियर करेगी। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो तकाफुल फंड पे करेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले तीसरे को अलग अलग क्यों किया हो? एक ही जगह आप 10 बंदों को इकट्ठे ही कर रहे हैं। ये तो मैंने वैसे लिखा था, ये नहीं कि एक बंदे का लिखा था,
1% और ये जो है 5% से आपको समझाने के लिए। तो एक जगह आ जाएगा हर महीने का। ठीक, एक जगह कर दें। सही। अब बात यहाँ पे आप क्लियर हो गए। सरप्लस में आपको समझा रहा था कि सरप्लस कितना बच गया, 90 लाख। आपने क्लेम भी अदा कर दिया, बाकी चीजें भी आपने क्या कर दी, अदा कर दी, तो ये सरप्लस बच गई। अब यहां पर आप देखिए, ये दोबारा पढ़ लें ये वाली चीज। द पॉलिसी होल्डर्स फंड इज एंटाइटल्ड टू द कंट्रीब्यूशंस एंड द रिटर्न्स देयर ऑन द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस एंड द इंश्योरेंस सरप्लस। द फंड बियर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। द फंड बियर्स, ये जुमला, द फंड बियर्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस pertaining to the management of the insurance operation। देखो ना, इंजरी हुई, क्या हुई, इंडेमनिफाई आपने करना है, तलाफी करनी है, तो कोई ना कोई पैसा भी तो लगेगा ना भाई। उसको चेकआउट करना है, स्टडी करनी है भाई। गाड़ी आप आ रही थी, रास्ते में गाड़ी ठुक गई है, कहीं पे गाड़ी लग गई, अब आप वहां पे जाएंगे, फिर केस करेंगे, ये सारे मामला भी होंगे। तो ये जो अखराजात हैं, सो ये कौन बियर करेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस हाँ, तो ये कौन बियर करेगी, ये पॉलिसी होल्डर्स। ये पॉलिसी होल्डर बियर करेगा, मगर जो केस करना है, केस करना है, वो कौन करेगी, कंपनी करेगी। केस कौन करेगा, कंपनी करेगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये चीज बयान की कि पॉलिसी होल्डर के पास सरप्लस कैसे आता है, ये बचता है, जो रकम बच जाती है वो सरप्लस है, ठीक है। आने जाने के एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट में नहीं आएंगे। गाड़ी लगी है और चौकी जाके देख जाए, इनडायरेक्ट में नहीं है। ये डिफाइन हो जाएगा बेसिकली। तो ये कंपनी को ही उसूलन पे करना है। किसको पे करना है उसूलन, उसकी वजह ये है कि कंपनी इज द मैनेजमेंट। वो कंपनी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, फीस भी ले रही है, तो उसूलन और कानूनन कंपनी ही पे करेगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जुमरे में आएगा, किस जुमरे में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जुमरे में। अब ये यहां तक क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर हो गया भाई सर जी। सर आगे। हमने एक और बात की थी कि शुरू में कि जो तकाफुल है उसकी बिना जो है वो तबर्रुअ पर है, और जो इंश्योरेंस है उसकी बिना जो है वो तिजारत पर है जी। तो ये सर जो इंश्योरेंस है इसमें भी तो असल तबर्रुअ ही है कि वो कहते हैं कि मुश्किल में आपको एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हो जाता है, हम आपकी मदद करेंगे। हम कहां से डिटरमिन कर रहे हैं कि वो तबर्रु है और वो मुआवजा है, कहां से, एग्रीमेंट से। कहां से, एग्रीमेंट से। और फिर एग्रीमेंट से नहीं, फिर दूसरा, सिर्फ एग्रीमेंट से नहीं, दूसरा नताइज से, मोटिव से, मकासद से। यहां पे मकसद है इस्लामिक इंश्योरेंस में तबर्रो और फलाह और डोनेशन और नॉन प्रॉफिट। मकसद ही नहीं है प्रॉफिट, मकसद हेल्प है, ताउन है। और वहां पर तो उसकी नताइज से भी पता चल रहा है, उसके मकासद से भी पता चल रहा है, और उसकी तारीख से भी पता चल रहा है कि प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है जी। नुक्ता वाजे, यानी कि दोनों की हैसियतें सिर्फ तारीफ से नहीं पता चलेगी। अल अमूरु बिमकासिदिहा, जब आपने कोई अमर को देखना है तो उसके मकासिद को भी देखना है ना, उसके अवाकिब को, नताइज को भी तो देखना है ना। सर लेकिन वो भी ये कहते हैं कि हमारा मकसद फलाह है, वो प्रॉफिट का तो क्लेम कहने से कुछ नहीं होता। हमने वही बात, हमने तारीफ को भी देखना है, हमने उसके मकासद को भी देखना है, हमने उसके नज्म को भी देखना है, फिर हुक्म लगेगा। एक चीज के ऊपर हुक्म नहीं लगेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी तारीफात, उनके मकासद, उनके नताइज, उस सब को देख के हुक्म लगाना है।